हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। विज्ञान की हम कक्षा छठवीं डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक डिस्कस कर रहा हूं, जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे एग्जाम के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। नोट्स बनी हुई है मेरी, उसकी समरी में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, है ना। काफी छोटा लेक्चर होगा क्योंकि ये लेक्चर नंबर तीसरा है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाल चुका हूं। अध्याय चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे। तंतु से वस्त्र तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो सके। 2 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं, ये तीसरा लेक्चर है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देने का, लेक्चर पसंद आएगा तो। आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। देखो कक्षा छठवीं का जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें हमको बताया गया वस्त्र यानी तंतु से वस्त्र कैसे बनता है। तंतु से लेके वस्त्र तक के कैसे क्या बनते हैं उसके बारे में बताया गया दोस्तों, है ना। तो आपको बता दूं, पहला फैक्ट देखिए, तंतु क्या होता है। तंतु क्या होता है तो एक प्रकार का रेशा होता है दोस्तों, जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। 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 तो तंतु क्या होता है? तंतु धागों में दिखाई देने वाली लड़ियां, अनेक पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है दोस्तों तंतु, जिन्हें तंतु कहते हैं। जैसे, है ना, जिन्हें तंतु कहते हैं। तंतु भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं एक प्रकार का रेशा होता है ये, जिससे तागे या धागे बनाते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों प्राकृतिक तंतु, जो हमें प्रकृति से मिलता है, और दूसरा होता है संश्लेषित तंतु। दूसरा होता है संश्लेषित तंतु, जो बनाया गया है दोस्तों, रासायनिक पदार्थों से बनाए गए रहते हैं, उसे संश्लेषित कहते हैं। तो प्राकृतिक तंतु जो है ये पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक तो पादप या पेड़ पौधों से, ये जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि कपास दोस्तों पादप से प्राप्त हो रहा है ना। दूसरा है दोस्तों रुई, पादप से प्राप्त हो रहा है। जूट, ये जूट जो है जंतुओं से यानी पादप से ही प्राप्त हो रहा है, इसको पटसन भी कहते हैं जूट को। रेशम और इसके अलावा ऊन तो हमें जंतुओं से मिल रहा है दोस्तों। रेशम और ऊन हमको कैसे से मिल रहा है? जंतुओं से मिल रहा है। तो इसको प्राकृतिक तंतु कहेंगे दोस्तों, है ना। तो कपास, रुई, जूट को पटसन भी कहते हैं, और रेशम तथा ऊन ये सब प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है ना। पादप और जंतुओं से मिलते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं, है ना। जैसे कि अब जंतुओं से, जैसे कि रेशम तथा ऊन मिल रहा है अपने को जंतुओं से, रेशम तथा ऊन मिल रहा है, ऊन हमको भेड़ से मिल रहा है, रेशम मिल रहा है ना। ये चीज समझ में आई। संश्लेषित रेशा क्या होता है? संश्लेषित रेशा क्या होता है? रासायनिक पदार्थों से बना होता है दोस्तों, मानव निर्मित होता है ये, है ना, मनुष्य से बना है। संश्लेषित पदार्थ जो है रासायनिक पदार्थों से बना होता है, मानव निर्मित होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है पॉलिएस्टर, नायलॉन या नायलॉन पहला संश्लेषित रेशा है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, है ना, वनडे एग्जामों में पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा। तो नायलॉन जो है ये पहला संश्लेषित रेशा है, जिसको 1930 में बनाया गया था। 1930 को बनाया गया था, तो पहला पूछेगा तो नायलॉन। दूसरा पॉलिएस्टर, है ना। उसके बाद तीसरा का नाम है एक्रिलिक। ये संश्लेषित तंतु के उदाहरण है दोस्तों। ये सब जो है संश्लेषित तंतु के उदाहरण है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े? प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे सूती, जूट, ऊन, है ना। ये पादपों से प्राप्त होने वाले रुई और जूट है, जूट को ही पटसन कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाला ऊन और रेशम है दोस्तों। रेशम तंतुओं को रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। ये जो बात किया मैंने, रेशम तंतुओं को रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, समझ में आया। वस्त्र की बात करते हैं अपन, है ना। तागे या धागे से बने वस्त्र होते हैं दोस्तों। वस्त्र कैसे बनते हैं? तागे या धागे से बनते हैं, है ना। बनने के लिए तंतुओं को तागे में परिवर्तन किया जाता है। इसको बनाने के लिए तंतु जो बनाते हैं, सबसे पहले तंतुओं को तागे में या धागे में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, है ना। कुछ पादप तंतु की बात करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं रुई जो है कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। रुई यानी कपास के बीज से प्राप्त किया जाता है। और कपास के फल, जो कपास के फल होते हैं दोस्तों, पादप के फल या कपास के फल को गोलक कहते हैं। ये पता रहना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? गोलक। जो कपास के फल होते हैं जिसके अंदर कपास भरा रहता है, उसको गोलक कहते हैं। गोलक एनसीईआरटी में लिखा है, वही बता रहा हूँ मैं आपको। उसको क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं, गोलक, है ना। ये पता होना, समझ में आ गया। कपास के फल को क्या कहते हैं? गोलक कहते हैं। इसके अलावा कपास से रिलेटेड जानकारी, कपास जो है काली मिट्टी में पाया जाता है, यानी उगाया जाता है। कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है ज़्यादातर, याद रखना है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी अपने को मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलती है ज़्यादातर। तो इधर ही ज़्यादातर कपास की खेती होती है, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिम वाला हिस्सा में, है ना। उसके बाद है कपड़े तागे से बने होते हैं और तागे तंतुओं से बने होते हैं, ये पता होना। कपड़े जो है तागे से बने होते हैं और तागे जो है तंतुओं से बने होते हैं।
तंतुओं से बने होते हैं, ये एक फैक्ट पता होना, एनसीईआरटी में लिखा है। उसके बाद बात करेंगे अपन बीजों को, देखो बात काय की हो रही, कपास की। बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करते हैं। कंकतन एक प्रक्रिया होती है, कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना, कपास ओटना कहते हैं, ये पता होना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं, कपास ओटना। कपास को ओटा जाता है, एक लकड़ी रहती है उसमें खिल्ले रहते हैं, उससे कपास को ओटते हैं। तो बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कंकतन एक यंत्र होता है, कंकतन के द्वारा पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, ओटना, है ना, याद रखना है। जूट क्या होता है? अब जूट की बात करते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, और जूटी का नाम पटसन है। जूट का नाम पटसन है दोस्तों, है ना। पटसन तंतुओं को पटसन पादप की तने से प्राप्त किया जाता है। जो पटसन पादप होते हैं दोस्तों, एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त किया जाता है, और इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इसकी खेती कब की जाती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पश्चिम बंगाल में होता है जूट, बिहार में होता है, असम में उगाया जाता है दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल। कभी पूछा भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। सबसे ज़्यादा होता है अभी भी वर्तमान में नंबर 1 में पश्चिम बंगाल ही है ना। तो ये याद रखना है। तो क्या होता है जब पुष्प अवस्था में आता है, ये पुष्पन अवस्था में काटते हैं इसको, वो पौधों को काट लेते हैं और कुछ दिन जल में डुबाकर रखते हैं। कुछ दिन जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने से तने जो है गलने लगते हैं। फिर उन्हें पटसन तंतुओं में हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। उसे पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित किया जाता है, तागों में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आ गया? पटसन तंतु को पटसन पादप के से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी वर्षा ऋतु में खेती की जाती है ना। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम में उगाया जाता है, बस याद रखना है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तन कर दिया जाता है। बस इतना समझ में आया। उसके बाद देखो नोट लिखा है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया, रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं, कताई। इसको एटते हैं, उसको एटते हैं, और रेशम को कताई कहते हैं, यानी बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, याद रखना है। हाँ, कताई कहते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या होता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। फिर कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, और हाथ से प्रचलित कताई को उपयोग करने वाले इसको एक चरखा कहते हैं दोस्तों। गांधी जी का चरखा था, देखे होंगे आपने, चरखा, है ना, चरखा। तो चरखा में फिर खादी बनाई जाती थी दोस्तों उससे, है ना। तागों से बने हुए वस्त्र को खादी को पहनते थे, तो वही बोलेंगे। तो उसमें उसके लिए रिलेटेड एक बात लिखी हुई है, तो ये याद रखना है। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन खादी एवं ग्रामोद्योग का एक वैधानिक निकाय बनाया था दोस्तों। एक वैधानिक भारत सरकार ने बनाया था, खादी एवं ग्रामोद्योग को एक वैधानिक निकाय बनाया था। एक वैधानिक निकाय बनाया था कब? 1956 में। और ये अब वर्तमान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों ये खादी एवं ग्रामोद्योग, है ना, याद रखना है। 1956 में बनाया गया था बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट फैक्ट है, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बुनाई को इंग्लिश में यहाँ पे बोले हैं वीविंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीविंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। ये पता होना अपने को, ये पता होना दोस्तों, ये पता होना इंपॉर्टेंट है। उसको बुनाई कहते हैं, इसको वीविंग कहते हैं, है ना। तो क्या लिखा है? तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। ये पता रहना चाहिए वीविंग किसको कहते हैं। अब यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है कैसा करते हैं करके, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, कपास के गोलक जो है उसको ओटते हैं, ओटना करते हैं। ओटने के बाद उसको रेसे बनाते हैं। रेसे की कटाई करके तागों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तागों में परिवर्तित करने के बाद उसकी बुनाई करके वस्त्र बना दिया जाता है, या बंधाई करके बांध के वस्त्र बना दिया जाता है। तो ये समझ में आया। तो ये प्रक्रिया याद रखना है।
पता रहना चाहिए। सबसे पहले गोला कपास जो है उसको ओटना करके रेशे में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर कताई करते हैं उसका और उसको तागे में परिवर्तित कर दिया जाता है, फिर बुनाई या बंधाई करके वस्त्र बनाया जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे कबीर जो है, कबीर दोस्तों आपको पता है वाली बात, कबीर जो है, क्या आप जानते हैं कि सूफी संत तथा कवि कबीर एक बुनकर थे, है ना। तो वो एक बुनकर थे दोस्तों, अपने जीवन चरित्र तथा शिक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन वो एक प्रकार के बुनकर थे, यानी वो एक बुनकर थे, पता रहना चाहिए। कबीर जो थे वो एक बुनकर थे, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, इसलिए पता रहना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु जो होता है, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। किससे? कोकून से प्राप्त किया जाता है, ये पता रहना चाहिए अपने को। किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से प्राप्त किया जाता है। शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीटे, है ना, का लार्वा, रेशम की कीटे का लार्वा कोकून में मिलता है, कोकून में रहता है दोस्तों, कोकून में रहता है। तो ये फैक्ट एक पता होना, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है ना। देखे होंगे आपने कवर उसका जो पेड़ों में लगे रहते हैं, तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीटों का लार्वा कोकून में रहता है। रेशम के कीट जो होते हैं उसका लार्वा कोकून में रहता है और वही रेशम का निर्माण करता है, उससे खींचा जाता है दोस्तों, कोकून से, ये पता होना। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, फ्लेक्स या अलसी प्राकृतिक तंतु है, ये याद रखना है ना। फाइबर एक प्रकार का फाइबर कहलाता है वो, तो ये एक फैक्ट बनता है। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। इस लेक्चर में हमने शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था। इस लेक्चर चैप्टर नंबर 3 था, क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का, तंतु से लेके वस्त्र तक की समरी मैंने डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसमें इतना ही था दोस्तों, जानकारी के लिए अपने को इतनी जानकारी होना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।